बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोहर थ्योरी। बेटा, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं फोटॉन्स की, उनका वेव नंबर, उनके फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को कैलकुलेट करना है। हमने कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। हम सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो जंप करता है हायर ऑर्बिट n2 से लोअर ऑर्बिट n1 की तरफ और इमिट करते हैं फोटॉन ऑफ लाइट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है फॉर nth ऑर्बिट वो इक्वल होती है माइनस (ZE² m(E4) डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर के। बेटा, अगर n1 ऑर्बिट है तो एनर्जी E1 होगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं फॉर n1 ऑर्बिट एनर्जी विल बी इक्वल टू E1 माइनस Z स्क्वायर m(E4) ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। और एनर्जी n2 ऑर्बिट के लिए अगर मैं देखूं फॉर n2 ऑर्बिट, तो n2 ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है E2 इक्वल होगी माइनस Z स्क्वायर m(E4) ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर। अब हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है दो ऑर्बिट्स के दरमियान। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू पुट की, E1 की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन आ गया बीच में। डेल्टा E की वैल्यू आई माइनस mZ स्क्वायर E4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस mZ स्क्वायर E4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर। अब बेटा, ये जो फैक्टर है ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के अंदर सेम है। तो इससे पहले कि हम कॉमन लें, पहले हम प्लस वाला जो वैल्यू वो पहले ले आते हैं। तो इस फैक्टर को हम पहले लिख लेंगे, दूसरा फैक्टर बाद में चला जाएगा। अब इसमें जो कॉमन है ये पूरा फैक्टर, ये और ये वाला, ये दोनों फैक्टर कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। तो डेल्टा E इक्वल mZ स्क्वायर E4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर इक्वेशन 1। अब क्योंकि Z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है और ये पूरा फैक्टर me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल है 2.18 मल्टीप्लाई टेंस पर माइनस 18 जॉल की। तो जो एनर्जी डिफरेंस है दैट विल इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई टेंस पर माइनस 18 इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर जॉल के। अब n1 लोअर एनर्जी लेवल को शो करेगा, n2 हायर एनर्जी लेवल को शो करेगा। तो किसी भी दो लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी लाइन की, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हमें पता है एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक रिलेट होती हैं डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू। तो डेल्टा E ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 और 3 से जब हम रिलेट करते हैं तो डेल्टा E इक्वल टू h न्यू है, तो h न्यू इक्वल टू दिस वन। अब हमें क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी चाहिए तो h जाके डिवाइड हो जाएगा। ये फैक्टर हमें पता है, ये था 2.178 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर माइनस 18, h की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो न्यू इक्वल टू 3.28705 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 15। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये n1 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर।
अब ये क्वेश्चन 4 हमें बता रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन इमिटेड जब जंप करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ऑफ एटम की जानिब, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करती है बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट। तो ये इक्वेशन है बेटा जिसके जरिए किसी भी सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर का। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का रिलेशन देखें तो न्यू इक्वल टू सी न्यू बार पढ़ा, न्यू फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है, न्यू बार वेव नंबर को जाहिर करता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। इक्वेशन पुट की तो न्यू इक्वल टू सी न्यू बार आया एम जी स्केयर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर डॉट एच है। ये अब कांस्टेंट वैल्यू ऊपर मैं लिख चुका हूं, तो ये सी नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हुआ खड़ा है। आपके पास जी हाइड्रोजन के लिए 1 है, इस फैक्टर की वैल्यू पुट की ये आई। ये जो फैक्टर है ये पूरे का पूरा फैक्टर Me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब सी, इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 1.09678 मल्टीप्लाई टाइम्स पास 7 पर मीटर। अब ये रेडबर्ग का यूनिट पर मीटर भी एक एमसीक्यू है। ये 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहां पर। एक के रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.09678 मल्टीप्लाई टाइम्स पास 7, यूनिट क्या है पर मीटर, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। अब किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए वेव नंबर फोटॉन, जो फोटॉन का इमिट या एब्जॉर्ब हो जब इलेक्ट्रॉन जंप करे n1 टू n2 ऑर्बिट, तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे पहला केस है लामन सीरीज के लिए, मैं वेव नंबर अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं, लामन सीरीज की नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो मैं पहली लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि लामन सीरीज तब बनती है जब उसका लोअर ऑर्बिट 1 हो और हायर ऑर्बिट 2 से शुरू हो, तो अगर तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए तो लामन सीरीज की पहली लाइन है। तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 1 रहेगा, जबकि जो n2 होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। तो न्यू बार इक्वल टू 1.09678 मल्टीप्लाई टाइम्स पास 7 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 2 स्क्वायर इंटू पर मीटर। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, तो लामन सीरीज की पहली लाइन के लिए जो वेव नंबर आता है वो है 82.26 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 5 पर मीटर। फिर लामन सीरीज की दूसरी लाइन n1 तो 1 ही रहेगा, लोअर ऑर्बिट तो 1 ही रहना, लेकिन हायर ऑर्बिट 3 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरी लाइन के लिए वेव नंबर आएगा 97.49 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 5 पर मीटर। अब लिमिटिंग लाइन के लिए पुट करें, n1 तो 1 रहेगा, लेकिन n2 जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लामन सीरीज की लिमिटेड लाइन के लिए जो वेव नंबर आएगा वो होगा 109.6788 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 5 पर मीटर। अब लिमिटिंग लाइन आती कब है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनफाइनाइट ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में। वैल्यू इन तमाम वेव नंबर की ये लाए करती हैं यूवी रीजन के अंदर। यूवी रीजन के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तमाम पॉसिबल ऑर्बिट से और लोअर ऑर्बिट में आता है, जो फोटॉन की रेडिएशंस होती हैं, जो फोटॉन इमिट होती हैं, जो रेडिएशन इमिट होती हैं, उनकी जो वेव नंबर्स हैं वो लाए करते हैं यूवी रीजन में। इसी वजह से हमने कहा कि जो लामन सीरीज है वो एग्जिस्ट करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। फिर दूसरे नंबर पे बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज दूसरी सीरीज है, इसके लिए लोअर ऑर्बिट की वैल्यू जो होती है वो 2 है, और इसकी पहली लाइन के लिए हायर ऑर्बिट 3 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो पहले लाइन के लिए वेव नंबर की वैल्यू 15.23 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 5 पर मीटर आएगा। फिर सेकंड लाइन के लिए n1 तो 2 रहेगा, लेकिन n2 4 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो बाल्मर सीरीज की दूसरी लाइन के लिए वैल्यू 20.566 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 5 पर मीटर आएगी। फिर तीसरी लाइन के लिए n1 लोअर तो 2 रहेगा, लेकिन हायर ऑर्बिट के लिए n2 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग लाइन आएगी, इसके लिए जो वेव नंबर होगा दैट विल बी 27.421 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 5 पर मीटर रहेगा। अब ये जो बाल्मर सीरीज की लिमिटेड लाइन है ये तो लाए करती है यूवी रीजन में, क्योंकि इस रीजन को जाके देखें तो ये यूवी रीजन है। इसका मतलब जो एंड होता है
बाल्मर सीरीज का वो यूवी रीजन में होता है, जबकि बाकी तमाम लाइन जो हैं वो विजिबल रीजन के अंदर आती हैं। इसी तरह हम बाकी तमाम सीरीज की तमाम लाइंस के लिए भी वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वही वैल्यूज होंगी जो हमने पीछे टेबल के अंदर मैंने कहा था कि इसको याद नहीं करना, हम आगे चल के फाइंड आउट करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के हवाले से आपका इससे अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है जी डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पहला डिफेक्ट स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बेटे ऐसे एटम या आयंस जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर थ्योरी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है, और आयन जैसे हीलियम आयन He+1, लिथियम Li+2, बेरिलियम+3, ये सारे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनके स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ये सारे मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन बोहर थ्योरी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि बेसिकली जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर तो एक एटम या आयन का है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्पेक्ट्रम बेसिकली एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्पेक्ट्रम 2 या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ऐसी सूरत में किसी इंडिविजुअल के बारे में सक्सेसफुली एक्सप्लेन करना बोहर थ्योरी के लिए पॉसिबल नहीं था, तो ये लिमिटेशन बन गई। तो इसलिए हमने कहा कि बोहर थ्योरी हाइड्रोजन एटम और ऐसे आयन जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उनके स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को तो एक्सप्लेन करती है सक्सेसफुली, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम जिसमें 3 है, बेरिलियम जिसमें 4 है, उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फिर दूसरे नंबर पे फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर। जब हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, तो जो इंडिविजुअल लाइन होती है वो रिप्लेस हो जाती है सेवरल फाइन लाइन से, क्लोजी स्पेस लाइन से। तो ये लाइंस का क्लोजी स्पेस लाइंस में रिप्लेस हो जाना, इससे वो ये कहलाता है मल्टीपल स्ट्रक्चर और फाइन स्ट्रक्चर। एक्चुअली लाइन सिंगल लाइन का मोर देन 1 सेवरल लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाना, रिप्लेस हो जाना, हमें बताता है कि एक सिंगल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को बेसिकली कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मोर देन 1 क्वांटम नंबर होने चाहिए जो एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए अगर हम देखें जो H अल्फा लाइन है बेसिकली बाल्मर सीरीज के अंदर, वो 5 कंपोनेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, तो इसे फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्चुअली ये जो अपीयरेंस है सेवरल लाइंस की, सिंगल लाइंस की सेवरल लाइंस के अंदर, ये सजेस्ट करती है कि एक सिंगल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन, सिंगल क्वांटम नंबर जो है वो वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए काफी नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में 1 प्लेन मोशन शो करता है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताती है कि इलेक्ट्रॉन सिंगल प्लेन में मूव नहीं करता, बल्कि इसकी जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन है, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसका मतलब एटम का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, वो इतनी सिंपल या फ्लैट नहीं है जितना कि बोहर ने प्रपोज किया था। तो ये भी बोहर का एक डिफेक्ट बन गया। फिर जी मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है। जब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को प्लेस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है क्लोजी स्पेस लाइंस के अंदर। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इसे जी मैन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे सोडियम स्पेक्ट्रम के अंदर ये 2 लाइंस हैं, D2 लाइन और D1 लाइन, जब मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये दोनों लाइंस कंपोनेंट लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं। ये जो स्प्लिटिंग है इन 2 लाइंस की सेवरल कंपोनेंट लाइंस के अंदर, दिस इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट। इसी तरह जब हाइड्रोजन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है क्लोजी स्पेस लाइंस के अंदर। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है
इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये स्टार्क इफेक्ट है। बोहर थ्योरी जीमैन और स्टार्क इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन ना कर पाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, और ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं बेटे, इंपॉर्टेंट है काफी कि जीमैन इफेक्ट क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। Splitting of spectral lines into Closey space number of line in presence of magnetic field is called Zeeman effect, जबकि splitting of spectral lines in presence of electric field into component of line is called Stark effect. फिर 5वें नंबर पे बेटा सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन या कंट्रीब्यूशन। 1915 में सोमरफील्ड सजेस्ट करता है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ कुछ इलिप्टिक ऑर्बिट में भी पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी होते हैं, और इलिप्स जो होता है उसके इलिप्टिक पाथ जो होता है उसके दो फोसाई होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है किसी एक फोसाई के अंदर पाया जाता है। ये अगर हम देखें तो ये एक इलिप्ट है, लेट्स सपोज अगर मैं इसे एक एलिप्स कहूं, दिस इज अ एलिप्स, तो ये इसका एक फोसाई होगा ये वाला, दूसरा फोसाई ये होगा। तो उसने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ कुछ इलिप्टिक ऑर्बिट भी होते हैं, और न्यूक्लियस एलिप्स के किसी एक फोसाई के अंदर, दो में से किसी एक फोसाई के अंदर पाया जाता है। जरा गौर करें, ये ब्लू वाला जो है ये इलिप्टिक पाथ है, तो ये इसका एक फोसाई है जिसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। दूसरे वाला ये जो है इसमें भी ये फोसाई है जिसके अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है बेटा डिफेक्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल।